नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज यानी कि शाम 4 बजे तक हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों की घोषणा करने वाला है। हालांकि सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात की है कि क्या चुनाव 2 चरणों में होगा या उससे अधिक में होगा या उससे कम में होगा, क्योंकि इसी पर सभी की निगाहें हैं। बिहार की बात करें तो यहां पर 6 चरणों में भी मतदान हो चुका है। बिहार विधानसभा के 1952 की अगर बात करें तो तब से लेकर अब तक यानी कि 73 सालों के इतिहास में जो चुनाव रहा है तो वो 1 से लेकर 6 चरणों में भी कराए गए हैं। 1969 में भी पहली बार बिहार में मध्यावधि चुनाव कराया गया था, तब एक ही चरण में यानी कि एक ही दिन वोटिंग कराई गई थी। साल 1980 1990 की बात करें तो तब भी एक ही चरण में मतदान कराया गया था। बिहार में 5 बार राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव भी कराए गए हैं। अगर 2020 की हम बात करें तो उसके बाद बिहार की राजनीति को देखें तो काफी उठापटक वाली रही है, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे खास करके बिहार की सत्ता में बैठे गठबंधनों ने अगर बात करें तो लगातार बदलाव हमें देखने को मिले हैं। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि इन बदलावों के बावजूद राज्य में मुख्यमंत्री के पद में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू को राज्य की 3 मुख्य पार्टियों में सबसे कम सीटें मिलने के बावजूद बीते 5 सालों में वही सरकार के मुखिया रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर भी हैं कि इस बार क्योंकि एसआईआर के बाद पहली बार यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, इस पर पहले से ही सियासत गर्म है और अब देखना यह भी होगा कि कितने चरणों में चुनाव होने, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। क्या कुछ कहना है राजनेताओं का। पर सरकार बनेगी, क्या अफवाह फैला करके सरकार बनेगी? क्या इनके पास अब कोई विकास का मुद्दा नहीं रहा? विपक्ष के पास क्या अब कोई विकास का मुद्दा नहीं है? जनता का जो इच्छा है, जनता का जो चाह है, जो मतदाता को चाहिए, वो एनडीए सरकार ने सब कुछ किया है। तो विपक्ष अब जो है विकास पर, मूलभूत सुविधा पर क्या वोट नहीं चाहती है? आखिर जनता सरकार क्यों चुनती है? एक बार सवाल कीजिए आप लोग भी। मुझे ऐसा लगता है अब विकास पर सभी राजनीतिक दलों को बात करनी चाहिए, और जब अब चुनाव की रणभेरी बजने जा रही है तो निसंदेह जनता के जो सरोकार के बड़े सवाल हैं, सड़क, बिजली, रोजगार, नौकरियां, आधारभूत संरचना, सशक्तिकरण, और इन तमाम सवालों पर बिहार में विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ये लोग। बिहार परिवर्तन का मूड बना चुका है। बिहार के चाहे छात्र, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी लोग पूरी तरह से तैयार है सरकार बदलने के लिए। तो देखिए, अब सभी की निगाहें इसी बात पर है कि कितने चरणों में चुनाव होना है, लेकिन अलग अलग तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि इस बार बिहार चुनाव में गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और साथ ही डॉक्टर शिवानंद हुलियाकर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अरुण जी आप ही के साथ में करते हुए, एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया। हमने देखा कि आरजेडी और तमाम जो भी आपके सहयोगी हैं सब सड़कों पर नजर आए, और इतना ही नहीं, जब विधानसभा की बात करें वहां पर भी तख्तियां हाथ में लेकर नजर आए। आखिर ये सूची भी जारी हो सकती है। अब सिर्फ निगाहें सबकी इसी बात पर, कितने चरणों में चुनाव। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है, क्योंकि तमाम मुद्दे आपकी तरफ से रखे गए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, और भी बहुत सारी फहरिस्तें ऐसी है जो कि विपक्ष की तरफ से रखी गई है। क्या लगता है इस बार कितनी तैयारी आरजेडी की? देखिए, आरजेडी 24/7 आवर उनकी तैयारी ही रहती है। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, हमारे नेता हर वक्त जनता के बीच ही रहते हैं। चूंकि हमारे नेता, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जनता के जो मूल सवाल, मुद्दों की राजनीति करते, सत्ता की राजनीति नहीं करते, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग करते। इसीलिए जब भी चुनाव हो, और लगता है आज शाम तक चुनाव आयोग के द्वारा जो तिथि की घोषणा होनी है,
हो जाएगा। और बिहार की जनता भी तैयार बैठी है। 2 दशक से जो ये खटहरी सरकार चली आ रही है उसे बदलने के लिए मन मियाज बना के बैठी है और वोट की चोट से इस सरकार को हटाएगी और पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई जी। कमाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाएगी। क्योंकि 2 दशक से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, पलायन से, अपराध से, गरीबी से, भुखमरी से। अब देखिए नौजवान प्रत्येक दिन सड़कों पर अपनी मांग को लेकर रहते हैं, मांग के बदले उन्हें डंडा मिलने का काम आज तक ठीक किया है। सरकार लेकिन अरुण ने। यादव जी, सवाल एक बड़ा यहाँ पर यह भी है, क्या इस बार अगर मैं आरजेडी की बात करूं, बड़ी पार्टी बनकर सत्ता के सिंहासन से इस दौरान दूर रहेगी या फिर सत्ता का सिंहासन आरजेडी को मिलता हुआ? क्योंकि अब तो कुछ ही समय बचा है। देखिए अब जनता, मैंने पहले भी कहा ना, और जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी और बिहार की जनता ने इस बार तय कर लिया है, क्योंकि जन विश्वास के प्रतीक हो चुके हैं तेजस्वी यादव जी। आज तक 2 दशकों से इन लोगों ने, एनडीए ने ठगने का ही काम किया, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ही अब आखिरी उम्मीद है और हमारी सरकार बनने जा रही है। और हम लोग इस बात को जानते हैं, सारा सर्वे भी आ रहा है, जनता के बीच अगर आप जाएंगे तो हर तरफ से एक ही आवाज आ रहा है कि इस बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। और के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ में। के त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार इतने समय से शासन कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के साथ हमने उन्हें देखा है, और जिसकी तरफ यही मान के चलिए कि अगर पारस का पत्थर है जिसे छू लेंगे उसको ही साथ में ले आएंगे, तो क्या लगता है इस बार, क्योंकि आरजेडी कह रही है कि इस बार तो तेजस्वी यादव, जनता ने मूड बना लिया है और तमाम ऐसे रहे हैं, चाहे आपने विकास की बात करी हो या अब आकर योजनाओं का लाभ आप दे रहे हैं, वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के समय पर इतनी योजनाएं आप दे रहे हैं, चुनाव से पहले आपने योजनाएं नहीं दी और इस बार तो जनता त्रस्त हो चुकी है, इस बार तो आरजेडी पर मोहर पक्की है। देखिए पंकज जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार को जब माननीय नीतीश कुमार जी को मिला था, उस समय का बिहार और आज के बिहार में बड़ा परिवर्तन है। पहला सवाल तो यह है, उत्तर है। दूसरा यह है कि हम जन सरोकार के मुद्दों को हमने काम किया है। वो जनता से जुड़े मुद्दे रहे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का काम हो, चाहे बिजली पहुंचाने का काम हो घर घर, चाहे वो नारी सशक्तिकरण का सवाल हो, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो, चाहे उनकी नौकरी की बात हो, चाहे वो हमारी जो छात्राएं हैं उनके लिए पोशाक और साइकिल का सवाल हो, इन सारे मुद्दों पे काम किया है। और जो आधी आबादी है पंकज जी, उसकी कहने से ही एक बड़ा काम किया है जो हिंदुस्तान की आपके किसी राज्य में नहीं किया है, वो है शराबबंदी। और इन सब का इम्पैक्ट ये है, ये काम का, देखिए हमारे नेता बोलते कम है। आप तो अभी बहुत बड़ी बातें सुनी, आपने इसके पहले भी सुनी होगी कि जब इसके पहले जितने भी चुनाव आते हैं उसमें तमाम लंबी डींगे मारी जाती हैं, लेकिन उन डोंगों का सवाल हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने न्याय के साथ जो विकास किया है, जो हमने काम किया, वो काम हमारा बोलता है। उस काम के आधार पे हम के त्रिपाठी जी, आरजेडी तो ये भी कह रही है कि जो काम हुए थे जब हम साथ में थे तब वो काम हुए थे, अब तो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। अब तो सिर्फ सत्ता में किस तरीके से रहना है उसको लेकर जुमलेबाजी। अब तो अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता हैं वहां बिहार के, लेकिन वो अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं करते। इसके पहले जब हमारे साथ थे तो कितने कसीदे काटते थे, चाचा को क्या नहीं कहते थे, उनका पैर सर पे लगा लेते थे। लेकिन अब जब चाचा भी तो कहते थे पंकज जी, चाचा भी कहते थे अब बिहार का भविष्य तेजस्वी, पंकज जी चाचा अब बिहार को तेजस्वी यादव जी ही देखेंगे। अब ये तो तय करना है, जनता का काम है। देखिए अरुण जी, वो जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कि एनडीए सरकार आएगी कि आपकी गठबंधन की सरकार आएगी, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं। अगर हमने काम किया होगा तो जनता हमको पसंद करेगी, अगर हमने नहीं काम किया होगा तो हमको जनता नेग्लेक्ट कर देगी। हमारा तो लोकतंत्र में विश्वास है, हमने कहाँ कहा। माननीय नीतीश कुमार शुरू से ही बहुत कम बोलते हैं और वो कहते हैं हमारा काम बोलता है,
तो पंकज जी हमारा काम बोलता है। अभी हमने 10,000 रुपया दिया, हमने 400 से 1100 रुपये बढ़ाया, महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को शिक्षा में आरक्षण दिया, हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, हमने तमाम काम किए, बिजली पहुंचाया, सड़क पहुंचाई, हमने हवाई अड्डा दिया, हमने एम्स दिया, तमाम काम बिहार आज विकास नीति आयोग का रिपोर्ट क्या बता रहा है भाई, ये भी बता अरुण जी एनसीआरबी का आंकड़ा क्या बता रहा है भाई, पैदा होती थी डेवलपमेंट में कहाँ है बिहार, 30 मेगावाट बिजली पैदा होती लॉ एंड थी, ऑर्डर के मामले में बिहार कहाँ है, 30,000 करोड़ का बिहार का बजट था। सिर्फ लंबी चौड़ी प्रवचन देने से ये बड़ा काम नहीं चलेगा ना, कि हमारा बजट बढ़ा है, विकास बढ़ा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, नौकरी बढ़ी है, शिक्षा बढ़ा है, ठीक है, और आप देखिए सुरक्षा बढ़ी हुई है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर वापस लौटूंगी आपके पास में। के त्रिपाठी जी, अरुण यादव जी, छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी सिर्फ इस पर, फिर दो मेहमान भी मेरे साथ में जुड़े, उनके पास भी चलते हुए। आप कहते हो कि विकास नहीं हुआ है, वो तो पूरी फहरिस्त लेकर बैठे हैं विकास की। उन्होंने कहा कि हमें आरजेडी की जरूरत नहीं थी और हम तो विकास पहले भी कर रहे थे, अब भी विकास कर रहे हैं। आपको सुना भी होगा। देखिए पंकज जी, अगर डेवलपमेंट होता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ठीक रहती, तो नीति आयोग के आंकड़े में दिखते ना। नीति आयोग के आंकड़े में हर मामले में अंतिम पैदान पर बिहार खड़ा है, चाहे साक्षरता दर की बात करें, चाहे प्रत्येक व्यक्ति आय की बात करें, चाहे निवेश की बात करें। हाँ, एक नंबर में बिहार कहाँ है? हाँ। बेरोजगारी में, पलायन में, भूखमरी में, गरीबी में, भ्रष्टाचार में, अपराध में, लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी कर रहे थे। देख लीजिए ना एनसीआरबी का आंकड़ा, 2 दशक में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास में। राहुल आनंद, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, क्या लगता है इस बार, क्योंकि ठीक है अरुण जी, मैंने आपको पूरा समय दिया है, और भी मेहमान है उनसे भी सवाल कर लेती हूँ। राहुल आनंद जी, नीतीश कुमार ही है इस बार, पहले भी नीतीश कुमार ही थे। अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि विपक्ष तो सीधे तौर पर कह रहा है कि चाहे वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर हो, या फिर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई मुद्दा इनके पास में नहीं रहा है, अलग अलग मुद्दे बीजेपी ले आती है और बीजेपी के ही रास्ते पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। ये नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वाली राजनीति है, इससे मतलब आप इससे ऊपर देखते हैं खुद को, या किस तरीके से देखते हैं? पंकज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के तरफ से किया गया था वो काफी सराहनीय था, और इसकी पृष्ठभूमि काफी रेखांकित करने वाली रही है। और जिस तरह से आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पीसी किया, और जितने भी राजनीतिक दलें हैं जो उनके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साझा उम्मीदवार हुए थे, उसमें जाकर जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा, ये एक सराहनीय पहल थी। और इसमें मैं आपको बताते चलूं कि किसी ने एसआईआर का विरोध नहीं किया, किसी ने एसआईआर का विरोध नहीं किया, किसी ने आपत्ति नहीं दिखाई, और किसी ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, किसी ने सवाल सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष पूरा विरोध दर्ज करता रहा, वो फेल हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जो चुनाव कराने की जो मांगे रखी जा रही थी, हाँ। कि 2 चरण में हो जाए, या आरजेडी और बीजेपी की अगर बात करें तो दोनों का लगभग बातें सेम थी, किसी ने तो एक ही बात भी माना। यहाँ सबसे प्रमुखता से जानने वाली बात यह है कि जो विकास की जो गाथा है उससे बेचैनी निश्चित रूप से विपक्ष को हो रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो लोगों ने अपनी लंबी लकीरें नहीं खींची, वो लकीर मिटाने की बात तो करेंगे ही। देखिए, जेडीयू के जो साथी ने जहां तक बातों को रखा था, उसके आगे अगर मैं चलूं तो मैं आपको बताता चलता हूं कि पहले इंजीनियरिंग कॉलेज कितनी थी। मैं 1990 और 2005 की बात करता हूं। आप 15 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज की बातें कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज की, आप बातें करते हैं प्रति व्यक्ति बिजली कंजम्पशन की बातें कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बात कर सकते हैं रोजगार की व्यवस्था की, जो हमने किया है, जो 7 निश्चय योजना के तहत हमने कहा था कि लगभग 38 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगे और 12 लाख लोगों को जोड़ेंगे, जिसकी लक्ष्य को हासिल भी कर लिया गया है। अब 1 करोड़ का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। आज बिहार को मेट्रो मिल रहा है, एक सबसे बड़ी बात, मेट्रो का आज परिचालन होने जा रहा है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो विकास की वीर गाथा को निरंतर लिखते रहते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है, इतने के बाद भी अगर देखा जाए, जो हमारी तैयारी है, बड़ा निष्ठा के साथ हमारी तैयारी है, और हम विकास वाले लोग हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग नामदार लोग नहीं है। इसलिए जो लंबी लकीर है वो कहने के लिए अगर देखा जाए नीतीश जी और एनडीए के शासनकाल को, तो हमारी यूएसपी जो है वो विकास की यात्रा ही रही है। विकास की यात्रा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप अब 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में भेज रहे हैं। चुनाव बिल्कुल सर पे है, तब जाकर आपको ये याद आई है कि हमें महिलाओं की याद आ रही है, हमें महिला सशक्तिकरण की याद आ रही है। वो तो कह रहे हैं कि ये तो आप पहले भी कर सकते। जब आप जेडीयू के साथ में आए थे, जब ये इस गठबंधन की सरकार बनी थी, फिर से अब नीतीश कुमार आपके साथ में, तब
भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने लास्ट में आकर ही क्यों? वो तो कह रहे जनता आप नहीं लुभाने वादों में आने वाली है, और ये जुमलेबाजी ही बता रहे, कह रहे डबल इंजन की सरकार का अब इंजन पूरे तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पंकज जी, निश्चित तौर पे आपने काफी बेहतरीन प्रश्न किया है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि डीबीटी के माध्यम से पहले भी बहुत सारे योजनाओं को लेकर पैसे गए हैं। उस समय इन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया था, लेकिन क्या है कि इनको पता है, इनको जानकारी है कि ये सरकार फिर से लौट कर आने वाली है, इसलिए इस तरह के अनाप शनाप बातें ये करते हैं। और विपक्ष के लिए एक बात अगर कहा जाए तो ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली बात है। इसलिए ये जो सत्ता की जो सिंहासन को काटने की जो बातें करते हैं वो मुंगेरी लाल वो तो इस बार जनता बताएगी कि नौवन कब होगा तेल और कौन नाचेगा, किसकी राधा नाचेगी। खैर चलिए, इस पर नहीं मैं कुछ बोलना चाहूंगी। और मैं शिवानंद जी के पास में आते हुए, शिवानंद जी, क्योंकि एसआईआर को लेकर आखिरी सूची तो जारी हो चुकी, बीते दिन आपने भी देखा, और क्योंकि अब जिस तरीके से कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी कि देखिए उसका विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन ऐसे में आप किस तरीके से इसको देखते हैं? एसआईआर को लेकर कह रहे हैं कि अब जो है, अब एसआईआर के बाद ये पहला चुनाव है और बराबर, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो बराबर इसको लेकर मुद्दा बनाया गया है। पंकज जी, आपको और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, बीजेपी ये अलीबाबा 40 चोर 40 पार्टी लेके चल रहे, इनका करनी और कतनी इनका अलग है। और चोर गद्दी चोर, इन्होंने बिहार में 65 माता भगिनियों को वोट डिलीट किया, जिंदा है उनको मरे हुए दिखाया। यही है इनका। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इनको? इन्होंने आधार कार्ड मना किया, रेशन कार्ड मना किया, मनरेगा आईडी कार्ड मना किया। ये लोगों का करनी और कतनी अलग ही है। दूसरी बात, हमेशा देखिए इनका काम करने का तरीका ही गलत है। दूसरी बात, आज देखिए 10,000 रुपए नीतीश कुमार जी डिक्लेयर किया। अरे महाराष्ट्र को दे दो, हरियाणा दे दो, दिल्ली दे दो, गुजरात में दे दो 10,000। यहाँ के महिला क्या किया? वहां के महिलाओं को 25 लाख वोटिंग, 25 लाख वोटर उन्होंने डिलीट किया है। और 10,000 की शर्म आना चाहिए। 10,000 रुपए आप दे रहे हो, 25 लाख माता भगिनी को आप लोगों ने नाम डिलीट किया एसआरए के नाम पे। एसआरए के नाम पे राजनीति कर रहे हो। इन बीजेपी प्रवक्ता, नया प्रवक्ता शिवानंद जी, आपने बीते दिन बाइकआउट क्यों नहीं किया? आप चुनाव का बाइकआउट करिए ना, आप सीधा बोलिए कि सीधा तौर पर बाइकआउट करिए चुनाव का। पंकज जी बात सुनिए। देखिए, माई योजना हमने 2,500 माता भगिनियों को दे रहे, किसान का कर्जा माफ कर रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल में बिहार के लिए कौन सा अच्छा काम किया? बीजेपी प्रवक्ता और उनके साथी को पूछिए, कौन सा अच्छा काम बिहार के लिए काम किया? क्या 10 काम बताइए। हाँ, सिर्फ इधर 26 माता भगिनियों के नाम पे, सिंदूर के नाम पे राजनीति करते हो। सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी जी नहीं आए, जाके बिहार में प्रचार करने गए, शर्म आना चाहिए। सिंदूर के नाम पे राजनीति करते हो हमेशा। माता भगिनी किसी के शिवानंद जी, ये अपने मुद्दे, शिवानंद जी ये अपने मुद्दे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे नहीं शिवानंद जी, मेरा सवाल आपसे इतना है, शिवानंद जी मेरा सवाल आपसे इतना है कि एसआईआर को लेकर हमने सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का पूरे तरीके से, राहुल गांधी की हम बात कर ले, जिस समय पर उन्होंने अपनी यात्रा निकाली, एसआईआर का मुद्दा बिल्कुल प्रमुखता से रहा। तेजस्वी यादव बाहर विधानसभा के कुल मिलाकर वहां पर भी प्रदर्शन करते रहे। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जब एसआईआर को लेकर इतनी ही ज्यादा परेशानी है, एसआईआर पर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो आपने बाइकआउट क्यों नहीं कर रहे हो चुनाव का? ये तो आपका ये तो आप पर फैसला है ना। पंकज जी सुनिए, देखिए, हमने युवा युवती को अलर्ट किया, बिहार माता भगिनियों को अलर्ट किया। वोट चोर गद्दी चोर, छोटे छोटे बच्चे भी, नरेंद्र मोदी दिख गया, नीतीश कुमार दिख गया, सम्राट चौधरी दिख गया, वोट चोर गद्दी चोर बोल रहे हैं। और बिहार इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन सरकार बनना तय है। ये शिवानंद जी, ये तो आप दो तरफा खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं एसआईआर सही गलत है और सरकार भी हमारी बनेगी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे जो वोटर थे वो काट दिए गए हैं, बीजेपी के जो वोटर है उनको यहाँ पर सह दी गई है। तो ये दो तरफा डिप्लोमेटिक क्यों? पंकज जी, लड़ना तो पड़ेगा ना। अरे लड़ना तो पड़ेगा, हिसाब तो होगा, इसमें न्याय तो मांगेंगे। युवा युवती को ये जिस तरह से जिंदा लोगों को मरे हुए दिखाया, मैं जिंदा हूँ, उन्होंने वोट चोरी गद्दी चोर, वहां ये लोगों ने नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी जो जिंदा है उनके मरे हुए दिखाया। शर्म आना चाहिए। इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनना तय है और गरीब दलित पिछड़ों की चीफ मिनिस्टर बनेगा।
बिहार में। चलिए ठीक है शिवानंद जी, वापस लौटूंगी आपके पास में, वापस लौटूंगी आपके। के त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी फेल्योर है पंकज जी। आज शराब घोटाला देखिए, नीतीश कुमार जी देखिए, केमका जी का हत्या, कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं तो अब सुन लीजिए शिवानंद जी, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे भाई सुनिए तो शिवानंद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ हैं, लॉ एंड ऑर्डर सुनिए। कहाँ है नीतीश कुमार जी? कोई लेना देना नहीं है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी फेल्योर सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है, सिर्फ शिवानंद जी एक शिवानंद जी मुद्दे तो मैंने बहुत सुने हैं बिहार में। शिवानंद जी मुद्दे तो बहुत सुने, लेकिन मेरा जो प्रश्न था ना आपसे एसआईआर को लेकर, वो आपने पूरे तरीके से घुमा दिया है कि सरकार बनेगी ये, लेकिन मेरा तो सिर्फ इतना ही था कि आपने सड़क से संसद तक घुमाया, लेकिन आपने यहाँ मुझे मत घुमाइए। मैं वापस लौटूंगी, अरुण जी आपके पास भी लौटूंगी। जल्दी से जेडीयू से एक प्रतिक्रिया छोटी सी। हाँ, इनका हाइड्रोजन बम तो फ्यूज हो गया, हमारा हाइड्रोजन बम कितना हो गया, सारा विपक्ष तार का तार। अब सुन लीजिए शिवानंद जी, अब सुन लीजिए, अब मत घुमाइए, अब मत घुमाइए, जरा जवाब दे दीजिए। देखिए अभी मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। 26/11 का जो घटना हुई थी, इन्हीं के देश के गृह मंत्री ने क्या कहा है कि हमारे ऊपर इतना दबाव था कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए। अब आप ये सोचिए, इस मुल्क का 26/11 अरे कहाँ ले गए आपके त्रिपाठी जी? हम बिहार पे बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि बिहार पे, अरे बिल्कुल क्लियर है सर मुद्दा, आप कहाँ घुमा रहे हैं? नहीं मुद्दे से मुझे नहीं भटकना, समय भी इतना नहीं है। अरुण जी जल्दी से जवाब दीजिए, अरुण जी जल्दी से जवाब दीजिए। शिवानंद जी अब सुन लीजिए, त्रिपाठी जी सुनिए। पंकज जी साइलेंट करिए इनको। पंकज जी आपका जो सवाल था, हम लोग कभी एसआईआर का विरोध नहीं किया। विरोध था किस बात को लेकर? प्रक्रिया को लेकर, टाइमिंग को लेकर, दस्तावेज को लेकर। और आपने देखा इस लड़ाई को हमने जीता, सड़क से लेकर सदन तक हम इस लड़ाई को लड़े, न्यायालय में गए और न्यायालय के आदेशानुसार आपने देखा। अरे साइलेंट करिए नहीं तो भाई। और उसके बाद ही, और ये देखिए ये सब हवा में उड़ गया, इनका कहीं जमीन है नहीं। एसआईआर मुद्दा जो, अरे भैया आप ही का जमीन है, 3 नंबर की पार्टी है, शांत रहिए ना। नीतीश कुमार जी 3 नंबर की पार्टी है, शांत रहिए, जमीन आप ही की है। बिल्कुल खत्म हो गई। अरे सुन लीजिए ना, यार मुद्दा तो फ्यूज हो गया। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बिहार में। अब जब मुद्दा विहीन हो जाएंगे तो क्या होगा? अरे भैया सुन तो लीजिए, आपकी बारी नहीं, अपने बारी का इंतजार करिए ना। आप तो इतना वरिष्ठ हैं तो पर भी चिल्ला रहे हैं बच्चों की तरह। ठीक है अरुण यादव जी जल्दी से बात। पंकज जी हमारा जो ऑब्जेक्शन था टाइमिंग को लेकर था, प्रक्रिया को लेकर था, दस्तावेज को लेकर था। आपने देखा चुनाव आयोग को करारा तमाचा गाल पे लगा, भारतीय जनता पार्टी को भी, तभी तो आधार कार्ड का मान्यता दिया। और चुनाव आयोग ने कहा नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक आप नाम जुड़वा सकते हैं। तो हमारी तो जीत हुई, और जहां भी खामियां है आईना दिखाएंगे, न्यायालय उस पर सुधार करेगी। तो इसमें ये अगर हम लड़ाई नहीं लड़ते तो इनका जो चाल था, इनका जो षड्यंत्र था केंद्र सरकार के इशारे पर बिहार के गरीबों का, दलितों राहुल आनंद जी आपसे जवाब, राहुल आनंद जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी। ठीक है अरुण जी अब सुन लीजिए। ठीक है आपने, ठीक है राहुल आनंद जल्दी से आती हूँ आपके पास में। शिवानंद जी आवाज नहीं आ रही है, राहुल अनम्यूट करिएगा। देखिए हमारे कांग्रेस के साथी अभी एक उनके हिसाब से एक लाल किताब दिखा रहे थे, इसको कभी पढ़ भी लिया कीजिए। इसमें पेज नंबर, इसमें आर्टिकल 323 है, इसको एक बार पढ़ लिया कीजिए। उसमें क्या है, वो उसमें सारा चीज लिखा हुआ है और इसकी विस्तृत जानकारी लिखी हुई है कि चुनाव आयोग को कौन कौन से अधिकार संविधान में मिले हैं। उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन अब मैं बात करता हूँ। इन्होंने पूछा कि बिहार की क्या स्थिति है, मैं आपको एक सबसे अच्छा चीज गिना कर जाता हूँ कि जब हमें बिहार मिला था तो उस समय हमें बिहार लगभग 23,000 करोड़ के बजट पे मिला था। आज 3,17,000 करोड़ के बजट का है। और आपने जब बिहार को दिया था उस समय आर्थिक विकास दर आपकी क्या रही होगी, लेकिन आज विकास दर लगभग 14.35% के रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि झारखंड से आगे है, बंगाल से आगे है और जबकि उत्तर प्रदेश से भी आगे है। चलिए समय कम होने के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ में चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल जिस तरीके से
अब सिर्फ इंतजार इसी बात का है कि देखिए अब आखिरकार अब कितने चरणों में चुनाव होना है, इसी पर सभी की निगाह है और आज ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहरहाल इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।